हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स रिलेटेड सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीडीएस एग्जाम्स के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग डेली डे बाय डे करंट अफेयर्स का सेशन ले रहे होंगे और आप लोग रात को 8 बजे टेलीग्राम चैनल पर क्विज भी लगा रहे होंगे, जिससे कि आप लोगों का जो रिवीजन है वो भी साथ के साथ होता रहेगा। और अगर आप लोग देखो जैसे पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हो इस वीडियो की, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो जिससे कि आप लोग रिवीजन कर सको, क्विज दे सको, तो आप लोगों को लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम चैनल का भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी मैं क्विज अपलोड करता रहता हूँ और वीडियो से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें भी अपलोड करता रहता हूँ, बहुत सारे आप लोगों के लिए नॉलेजेबल चीज़ें भी अपलोड करता रहता हूँ, तो वो लोग चीज़ भी आप लोग जाकर फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही हमारा फेसबुक पेज भी है जहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारी नई नई टेस्ट सीरीज आने वाली हैं, जो आप लोग दे सकते हैं अपनी अपनी जो प्रैक्टिस है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, बात करें अगर आज की, तो आज है 26 अगस्त और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। बात करेंगे दोस्तों जैसे कल के मोस्ट कमेंट के बारे में, कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था और उसका कमेंट में जो आंसर दिया है वो दिया है आशीष कटारिया ने, और इसी तरीके से आप लोग भी आंसर दे सकते हो और आप लोगों के भी कमेंट्स में यहाँ पर हाईलाइट करके लगा दिया करूंगा। ठीक है, तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन टू आशीष कटारिया, इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और बढ़ते हैं अब आज के क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को तेल रिसाव की समस्या से निपटने के लिए 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं? तो ये मॉरिशस को भेजे हैं। देखो मैंने आप लोगों को थोड़े समय पहले ही एक चीज पढ़ाई थी कि मॉरिशस के पास में, देखो ये मॉरिशस के पास में जो ओशन है यानी कि महासागर है, उसमें एक जापान का एक तेल ले जाने वाला एक जहाज है, ठीक है ना, उसमें छेद हो गया और जिससे कि वो मतलब मॉरिशस के तट से टकराया और वहां पर उसमें छेद हो गए और वहां से तेल रिसाव होने लगा। तेल रिसाव होने से वहां पर ढेर सारा तेल ओशन में फैलने लगा और ओशन का जो रंग है वो काला होने लगा, जिसके कारण जो मॉरिशस है वहां पर आपातकाल घोषित कर दिया गया था, क्योंकि कुछ भी हो सकता था वहां पर। और अब इस चीज से निपटने के लिए कई सारे देश मदद कर रहे हैं मॉरिशस को, ताकि वो जो तेल है उससे कोई भी दुर्घटना ना हो। बहुत सारा तेल उसमें से निकाल लिया गया और बाकी का जो तेल ओशन में रिसाव जिसका हो गया है उसको किसी तरीके से न्यूट्रल किया जाए या फिर उसका कुछ ना कुछ किया जाए जिससे कि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। तो इस चीज के लिए अब भारत ने भी मदद के लिए 30 टन के तकनीकी उपकरण भेजे हैं उस बाकी के बचे तेल को निकालने के लिए और भी ढेर सारी मदद के लिए। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को थोड़े टाइम पहले ही इस बारे में बताया था और अब भारत ने जो मदद भेजी मैं आप लोगों को उसके बारे में पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, बात करें दोस्तों जैसे मॉरिशस की, तो मॉरिशस की जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस और यहाँ की जो करेंसी है वो है मॉरिशियम रुपी और जो प्राइम मिनिस्टर है वो है, ओके एक सेकंड, इसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो है त्रिवेंद्र जगन्नाथ। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो मॉरिशस जो है, मॉरिशस कई सारे जो एक तरीके से कह सकते हो आप कोस्टल एरिया की साइड बना हुआ है और कई सारे द्वीप्स को मिलाकर एक देश बना हुआ है। ये पर्यटन के लिए सबसे ज्यादा मतलब जाने वाले पर्यटन जो जाते हैं उसके लिए फेमस है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा किया गया है। देखो विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन यानी कि जो सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाता है ना, उसकी एक समिट हुई। ठीक है, और उसको जो हेड किया है या उद्घाटन किया है तो उसका नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ही 2015 में जब क्लाइमेट समिट हुआ था पेरिस में, वहां पर एक सोलर अलायंस बनाने की बात की गई थी और उसके बाद इसको कई सारे देशों ने सीरियसली लिया और फिर एक सोलर अलायंस बनाई गई जिसका जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों को गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। देखो एक चीज से कई सारी चीजें आप लोगों को रिलेट कर सकते हो जिससे कि आप लोगों को याद करने में भी आसानी रहेगी। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले कोई क्वेश्चन की तरफ। चलो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ कि ये जो नेतन्याहू है, नेतन्याहू ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट हैं, ये आप लोगों को बताना है। देखो डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के हैं, व्लादिमीर पुतिन रशिया के हैं
और नरेंद्र मोदी भारत के हैं। आप लोगों को बताना है कि ये नेतन्याहू कहाँ के हैं। इनका पूरा नाम बता देता हूँ मैं, बेंजामिन नेतन्याहू। अब आप लोगों के लिए बहुत बड़ा हिंट हो गया है, आप लोगों को बताना कि ये कहाँ के हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, टाटा ग्रुप ने डिजिटल सर्विस के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये सुपर ऐप लॉन्च किया है। देखो ये है क्या, एक तरीके से आप लोग ये समझ लीजिए, जैसे आज के टाइम पर आप लोग देखते होंगे ना, बहुत सारे ऐप्स हैं। जोमेटो है खाना ऑर्डर करने के लिए, ठीक है, मिंत्रा है शॉपिंग के लिए, अमेजोन है, ठीक है, और अमेजोन जो प्राइम वगैरह आता है जिसमें आप लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म की वीडियोस देखते हैं। मिर्ज़ापुर वगैरह, जो मिर्ज़ापुर आने वाली है, ठीक है ना, आप में से बहुत सारे लोग मिर्ज़ापुर के लिए वेट कर रहे होंगे, आई होप, आई नो, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ढेर सारे ऐप आप लोगों को देखने को मिलते हैं खाने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, जो मेडलाइफ है जिसमें आप दवाई वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ढेर सारे ऐप हैं आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के। तो अब टाटा ग्रुप ने एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया है, डिजिटल सर्विसेज के लिए ऐप लॉन्च किया है, सुपर ऐप, जहां पर ये सारी चीज़ें आप लोग एक ही ऐप में कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग खाने पीने का ऑर्डर करना चाहते हो, फैशन का मतलब कपड़े वगैरह का ऑर्डर करना चाहते हो, अपनी लाइफस्टाइल की चीज़ें मंगाना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स खरीदना चाहते हो, बीमा करवाना चाहते हो, अन्य बिल भुगतान करना चाहते हो, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए आप लोग मदद चाहते हो, या आप स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं लेना चाहते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को एक ही ऐप में उपलब्ध करा दी जाएंगी टाटा के इस ऐप के द्वारा, ठीक है ना। तो ये एक टारगेटेड है, टाटा ने बनाया है, ठीक है। और साथ साथ देखो, सबसे बड़ी जो इसकी टक्कर होगी ना, वो ये है कि ये जो रिलायंस और अमेजोन के जो ऐप्स है ना, उनको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से कह सकते हो एक नेक टू नेक कॉम्पिटिशन देने वाला है, आने वाले समय में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इंडिया की ब्रांड है टाटा, और उम्मीद करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की जो पहल है वो एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर होगी। अब बात करते हैं देखो टाटा के चेयरमैन के बारे में। टाटा के जो चेयरमैन है वो है इस समय नटराजन चंद्रशेखरन, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, किस देश ने 5th कैफोन 9 सीरीज पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। देखो चीन धड़ाधड़ एक के बाद एक ढेर सारे स्पेस ऑपरेशंस कर रहा है, और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये 2020 का 23वां मिशन है इसका, यानी कि 23वां ऐसा रॉकेट है जो इसने लॉन्च किया है, तो वो एक बहुत बड़े आश्चर्य की भी बात है। भारत में अभी शायद इस साल में एक किया गया है शायद, ठीक है ना, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 23 कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब बात करेंगे दोस्तों इस के बारे में, तो देखो ये जो लॉन्च किया गया है, ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये ज्यूकन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है, जो कि नॉर्थ वेस्ट चाइना में मौजूद है, ठीक है ना। अब बात करें किस से लॉन्च किया गया, तो लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट है जो इसे लेकर गया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि यार किस बारे में है, ये किस चीज़ के बारे में है, मतलब किस चीज़ के बारे से, इन द सेंस कि ये आखिरकार जो लॉन्च किया गया है ये है क्या। ये देखो एक तरीके से एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो एरोस्पेस डोंगफोंग सैटेलाइट कोऑपरेटिव लिमिटेड ने बनाया है। और ये किस लिए बनाया गया है, तो ये चाइना का कहना है कि ये लैंड सर्विंग, सिटी प्लानिंग, रोड नेटवर्क डिज़ाइन और क्रॉप यील्ड और डिजास्टर प्रिवेंशन के लिए काम करेगा। अब ये तो कहना चाइना का है ना, बाकी अब चाइना क्या करता है इसके बारे में तो आप सभी लोगों को बताने की ज़रूरत है ही नहीं है। तो अभी चाइना ने ऑफिशियली ये चीज़ बताई है कि इसका जो सैटेलाइट है वो इन सब चीज़ों के लिए काम करेगा, लेकिन बाकी किस किस चीज़ों के लिए काम कर सकता है ये तो किसी को पता ही नहीं है। अब देखते हैं आप लोगों को आगे क्या होता है इससे, ठीक है। और अगर हम बात करें देखो चाइना के बारे में थोड़ी सी, तो देखो मैप में आप लोगों को चाइना दिखाता हूँ। ये रहा चाइना, ऊपर है मंगोलिया, उसके ऊपर है रशिया, कजाकिस्तान है, भारत इस साइड है, नेपाल से देखो सीमा सटी हुई है इसकी, और भारत के भी कई सारे राज्यों से इसकी सीमा सटी हुई है, ठीक है। आप लोगों के लिए एक सवाल है कि भारत और चाइना की जो बीच की लाइन है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो ना कि ये जो लाइन होती है ना बीच की, जो LAC है उसको क्या कहा जाता है, मतलब आम भाषा में उसे क्या कहा जाता है। वैसे तो LAC कहा जाता है, लेकिन एक और नाम है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे। बाकी देखो चाइना के बारे में अगर बात करें, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ना, ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं ना थोड़ी सी बंद आंखों के साथ, ये है जिनपिंग, तो यही यहाँ के प्रेसिडेंट है। और कैपिटल की बात करें तो बीजिंग हो गई, करेंसी की बात करें तो रिन मिन बी है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला है हु पेंटेड माई लस्ट रेड, किताब के लेखक कौन है? तो ये एक बुक है, ठीक है ना, और इस बुक के लेखक कौन है? वो है श्री अय्यर। ये इनकी इस सीरीज की दूसरी बुक है, ठीक है ना। इससे पहले भी इनकी इस सीरीज की एक बुक आ चुकी है जिसका नाम था हु पेंटेड माई मनी वाइट, और अब ये दूसरी बुक आई है हु पेंटेड माई लस्ट रेड, ठीक है। तो ये एक बहुत फेमस ऑथर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है। बाकी देखो इस बुक के बारे में अगर बात करें तो इस बुक में बताया गया है कि बॉलीवुड मीट्स क्रिकेट एंड क्रिकेट मीट्स पॉलिटिशियंस। एक तरीके से कि बॉलीवुड स्टार्स का क्रिकेट से कनेक्शन, क्रिकेटर्स का पॉलिटिशियन से कनेक्शन, या पॉलिटिशियन बन जाना बॉलीवुड स्टार्स का क्रिकेट में, मतलब इस तरीके से, इन द सेंस कुछ इस तरीके से इसमें बताया गया है। या फिर एक तरीके से कह सकते हो, मैं आप लोगों को बताऊं कि जो नेपोटिज्म इस समय चल रहा है इन द सेंस ऑफ काइंड ऑफ, उसके बारे में ये बुक लिखी गई है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ये किताब किसने लिखी है, हु पेंटेड माई लस्ट रेड। तो ये किताब लिखी है श्री अय्यर ने। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये याद रहेगी। बाकी देखो विजय कुमार चौधरी, इन्होंने किताब लिखी है सियासत में सदस्यता, जिसे बिहार के सीएम ने उसे विमोचन किया है, यानी कि उसको प्रेजेंट किया है नीतीश कुमार ने, ठीक है। बाकी देखो डॉक्टर अशोक के वैद, इनके बारे में देखो मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया था, कल ही मैंने बताया था कि इन्होंने एक किताब लिखी है। एक चलो हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, कैंसर के ऊपर इन्होंने किताब लिखी है। उस किताब का नाम क्या है? अगर आप लोगों ने कल का सेशन देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा। आप लोग उम्मीद करता हूँ मैं नीचे कमेंट में जरूर बताएंगे कि आखिरकार उनका नाम क्या है, ठीक है ना। आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो डीआरडीओ के जो चीफ हैं ये जी सतीश रेड्डी, इनको 2018 में 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया था, और अब इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था 31 अगस्त को, और अब इनका जो कार्यकाल है वो 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। इनकी सेवाओं से प्रभावित होकर कह सकते हो, ठीक है ना। और ये एक भारतीय साइंटिस्ट हैं जिन्हें इस समय डीआरडीओ का चीफ बनाया गया है। 2 साल के लिए और जो इनका कार्यकाल है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए कि इनका फॉर्मेशन कब हुआ। देखो आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें क्लिक करनी चाहिए। जैसे आप लोग किसी भी संस्था के बारे में पढ़ते हो या फिर किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हो, जैसे अगर मैं आप लोगों को एडीबी के बारे में बता रहा हूँ या फिर अगर मैं आप लोगों को आरबीआई के बारे में बता रहा हूँ, तो तुरंत आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि उसका फॉर्मेशन कब हुआ था और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसके चेयरमैन कौन कौन है। तो ये 3 चीज़ें आप लोग हमेशा सोचा करो जब भी आप किसी के बारे में पढ़ा करो। तो जैसे अभी डीआरडीओ के बारे में, तो डीआरडीओ के चीफ के बारे में बात होगी, ये जी सतीश रेड्डी हैं। बाकी देखो वो उसका फॉर्मेशन 1958 में हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा आप लोगों को? नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो याद रखने इसमें आप लोगों को बताऊं कि रात को 8 बजे आप लोग आया करो टेलीग्राम चैनल पर, क्विज दिया करो, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन हो जाता है, चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। आप लोग डेली अगर पढ़ते रहोगे, डेली अगर रिवीजन भी करते रहोगे, तो आप लोगों को भूलने वाली चीज़ है ही नहीं। फिर करंट अफेयर आप लोगों को इन द सेंस डेली अगर आप पढ़ते रहोगे तो आप लोगों को हमेशा याद होता जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये क्वेश्चन है, ये वाला था ना, हाँ यही था, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार किसने जीता है? तो ये उसका जीता है NLCIL ने, ठीक है। तो NLCIL ने जो एक वहाँ का नवेली टाउनशिप है उसको पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि पॉल्यूशन फ्री कर दिया है। वहाँ से बिल्कुल प्लास्टिक मुक्त कर दिया है, उसको पूरा स्वच्छ कर दिया है, हरा भरा परिसर कर दिया है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, पूरी तरीके से जो कार्बन का इमिशन है वो 0 कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए इसे इस बार का स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार यानी कह सकते हो कि क्लीननेस सर्विस अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि स्वच्छता ही सेवा यानी क्लीननेस सर्विस अवार्ड किसे दिया गया है? तो NLCIL को दिया गया है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं NLCIL का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आप लोगों ने बताया कि 3 चीज़ें आप लोगों को याद आनी चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ पर? हेडक्वार्टर आप लोगों को मिलेगा नवेली, चेन्नई में, और चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट कब का है इसका? 1956 का है। और अगर हम बात करें तो क्या कि इसकी शुरुआत किसने की थी? कि बताओ आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि जो स्वच्छता अभियान है ना वो हमारे देश में बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, और उसी की एक पहल है ये कि क्लीननेस सर्विस अवार्ड, चूँकि एक तरीके से कह सकते हो कि जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको दिया जाता है वहाँ पर स्वच्छता के में बहुत ज़्यादा काम करने के लिए। और इस समय 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं भारत में, आत्मनिर्भर भारत और दूसरा है स्वच्छता ही
सेवा है, यानी कि स्वच्छता अभियान जो चल रहा है ना वो है। तो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने ही ये दोनों सेवाएं शुरू की हैं और इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। और जो भारत में स्वच्छता अभियान चल रहा है उसी के तहत ये अवार्ड इस बार का NLCIL को दिया गया है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये उड़ीसा में मनाया गया है। ठीक है, उड़ीसा में ये मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो देखो, इस समय जब जब धान की खेती होती है, यानी कि धान यानी कि चावल की खेती होती है, तो जो पहला चावल लगता है, यानी कि फसल जब कटती है तो पहला चावल जो आता है, तो उसके स्वागत के लिए ये एक फसल उत्सव है जो मनाया जाता है और उसका जो भोग है वो भगवान को चढ़ाया जाता है। ये जो उत्सव है वो गणेश चतुर्थी जो होती है, गणेश चतुर्थी उसके अगले दिन मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो जैसे है ना नुआखाई, तो देखो नुआ का जो मतलब होता है वो होता है नया, और खाई का जो मतलब होता है वो होता है भोजन। ठीक है, तो इसीलिए इसे नुआखाई फसल उत्सव कहते हैं। नुआखाई फसल उत्सव के बारे में आप लोगों को पता चल गया। एक और उत्सव है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, शायद 1 महीने पहले पढ़ाया था कि एक रज पर्व मनाया जाता है। ठीक है ना, रज पर्व। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो, अगर हम इसके बारे में और बात करें उड़ीसा के बारे में, तो देखो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और यहाँ पर देखो छोटी छोटी चीज़ें और बता देता हूँ आप लोगों से, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं आप लोगों से। एक सेकंड ना, एक टैब ले लेते हैं। कई सारी चीज़ें डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं कि यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीट्स हैं, यानी कि LS की कितनी सीट्स हैं, तो यहाँ पर 21 सीट्स हैं। राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं, तो यहाँ पर 10 सीट्स हैं। और विधानसभा की कितनी सीट्स हैं, तो यहाँ पर 147 सीट्स हैं। देखो, अब से मैं आप लोगों को हर एक राज्य के बारे में जब भी बताया करूंगा तो उसकी लोकसभा की, राज्यसभा की, विधानसभा की अगर वहाँ पर है तो उसकी सीट्स के बारे में भी बताया करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों के कई बार एग्जाम्स में टू डायरेक्ट पूछ ली जाते हैं कि यहाँ पर कितनी सीट्स होती हैं, कितनी सीट्स नहीं, मतलब इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी देखो, अगर हम उड़ीसा के बारे में और मैं आप लोगों को बताऊं तो मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया था कि एक वंदे उत्कल जननी, इसको ना राष्ट्रीय गान का दर्जा मिल गया है ये वहां पर, यानी कि ये वहां का जो अब राज्य गान हो जाएगा, सॉरी राष्ट्रीय गान बोल दिया मैंने, गलती होगी, राज्य गान का दर्जा मिल गया है। ठीक है ना, वहां पर बहुत टाइम से इस चीज को कोशिश चल रही थी कि इसको एक राज्य गान का दर्जा मिल जाए, और अब फाइनली वहां के जो सीएम है उन्होंने इसको दर्जा दे दिया है। ठीक है, अभी हाल ही में एक पीला रंग का दुर्लभ कछुआ भी यहीं पर मिला था उड़ीसा में। ठीक है, और एक जो चिल्का झील है ना, चिल्का झील इंपॉर्टेंट रहती है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार पूछ लिया जाता है कि चिल्का झील कहाँ पर है, तो ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये भी यहीं पर ही मौजूद है। और अभी हाल ही में जो वहाँ के सीएम है उसको हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा द्वारा दिया गया है। ठीक है ना, तो ये भी करंट अफेयर्स के लिहाज से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक किसानों को ऋण देने के लिए बलराम योजना भी शुरू की गई है। एक पहले कालिया योजना चलती थी, अब एक बलराम योजना शुरू की है जिसमें किसानों को ऋण दिया जाता है ताकि वो अपने फसल का उत्पादन कर सकें, अपने घर की आजीविका चला सकें इन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो इतना सारा करंट अफेयर है उड़ीसा के बारे में जो आप लोगों को याद रखना है, और भी है, मैं आप लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, डेली थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करके आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी ज़्यादा और याद करने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोग याद रखेंगे, उम्मीद करता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2023 तक सभी घरों में जल कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है, यानी कि 2023 तक जो गवर्नमेंट है वो 100% यानी कि सबके घर में जल वितरण होगा, ऐसा कहा है अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। अरुणाचल प्रदेश ने कहा है कि वहाँ पर जितने भी घर हैं अरुणाचल प्रदेश में, उन सभी के घर में 2023 तक जल के कनेक्शन हो जाएंगे और पानी की कोई भी किल्लत या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं होगी। सभी को बराबर पानी मिलेगा, जितने ज़रूरत है उसके अनुसार पानी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का कहना है। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश की बात तो ये, तो देखो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, पेमा खांडू हैं। गवर्नर कौन है, BD मिश्रा है। अरुणाचल प्रदेश में एक देखो फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है पक्के पाका हॉर्नबिल फेस्टिवल। देखो ये आप लोगों के इम्पोर्टेंट है, क्यों है देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये। ठीक है, देखो पक्के पाका हॉर्नबिल फेस्टिवल ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और एक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, खाली हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, वो मनाया जाता है नागालैंड में।
तो इस चीज़ में कभी आप कंफ्यूज मत होना, दोनों चीज़ों को आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, तो आप लोग आगे उम्मीद करता हूँ आगे से कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश ने एक कोरोना वायरस से बचने के लिए और एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया था, मी बडी ऐप। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। मी, एक सेकेंड, मी बडी ऐप, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो मैप में भी आप लोग देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, ठीक है। भूटान से इसकी सीमा टच हो रही है। बाकी ये जो है वो नॉर्थ ईस्ट की सिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखो मैप में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पड़ता है, कौन सी सिटी कहाँ पड़ती है। कभी कभी आप लोगों से एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि ये स्टेट किस साइड में पड़ेगा। अगर देखो प्री में नहीं तो मेंस में नहीं तो आप लोगों से इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है ये सवाल कि कौन सी स्टेट, जैसे कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि गोवा कहाँ पड़ता है, तो गोवा आप लोगों को पता होना चाहिए कि गोवा इस साइड पड़ता है, ठीक है। आप लोगों से महाराष्ट्र पूछ लिया जाता है, महाराष्ट्र भी आप लोगों को पता होना चाहिए। गुजरात भी आप लोगों को पता होना चाहिए। गोवा थोड़ा नीचे की तरफ है, ठीक है ना, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि बाकी अगर बात करें जैसे जम्मू एंड कश्मीर है वो ऊपर है, तमिलनाडु नीचे है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैप में कौन सी स्टेट किस साइड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। तो अगला है कि हाल ही में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किन किन को शामिल किया गया है, तो जहीर अब्बास, जैक कैलिस और लिसा स्टालेटकर, तो इन सभी को शामिल किया गया है। देखो ये हैं, ठीक है ना, तो इन तीनों को शामिल किया गया है। बात करेंगे दोस्तों इन तीनों के बारे में, तो देखो जहीर अब्बास ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं, साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं जैक कैलिस, और ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है, महिला क्रिकेट टीम है, उसकी ये है यानी कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया की ये क्रिकेटर हैं, ठीक है। और अभी इन्हें आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। आईसीसी का हॉल ऑफ फेम क्या होता है, देखो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम क्या होता है, देखो ये भी जान लो आप लोगों को। आईसीसी क्या करती है, देखो बहुत सारे जो दिग्गज क्रिकेटर होते हैं अपने फील्ड के, मतलब जैसे क्रिकेट की बात होती है, जो अपने अपने दौर के जो फेमस क्रिकेटर होते हैं या एक तरीके से तो बहुत दिग्गज होते हैं, जिन्होंने बहुत बड़े मतलब देश के लिए, अपने देश के लिए बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए होते हैं, तो उन सबको शामिल किया जाता है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि इतने साल के रिटायरमेंट के बाद आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। शायद 5 साल का ये एक रूल है कि 5 साल के रिटायरमेंट के बाद ही आपको शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आईसीसी का हॉल ऑफ फेम होता क्या है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता चल गई होगी। अब देखो इसमें इन तीनों को शामिल किया गया। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, आप लोगों के मन में आना चाहिए कि भारत के कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो इसमें शामिल हैं। तो देखो भारत के कौन कौन से प्लेयर हैं, तो भारत के हैं बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, और सबसे लास्ट में जो शामिल हुए हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर। और देखो अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने भी रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है। और हो सकता है उनके रिटायरमेंट के 5 साल बाद यानी कि 2025 में शायद उनको भी इसमें शामिल किया जाए। इसको जो शामिल करने का फैसला है वो आईसीसी के जो इस समय हॉल ऑफ फेम में जो लोग होते हैं ना, वही कमेटी मिलकर लेती है कि किसको शामिल किया जाएगा किसको नहीं। वोटिंग की जाती है, उसके बेसिस पर इसमें सिलेक्शन होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का भी सिलेक्शन जरूर जाएगा। बाकी देखो लेटेस्ट जो शामिल हुए हैं वो है सचिन तेंदुलकर, ठीक है। बाकी ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी देखो आईसीसी के बारे में अगर हम बात करें तो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई यूएई में, और इसका जो फाउंडेशन है वो 1909 का है, 1909, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन है वो है इमरान ख्वाजा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी थे। अब मैं आप लोगों को कुछ करंट अफेयर्स बताता हूँ, कुछ आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस बताता हूँ जो आप लोगों को पता होना चाहिए बीइंग इंडियन सिटीजन के देश और दुनिया में आखिरकार चल क्या क्या रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि इंग्लैंड के जो जेम्स एंडरसन है उन्होंने एक इतिहास रच दिया है, वो 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, और दुनिया के चौथे ऐसे गेंदबाज बन गए जिन्होंने 600 विकेट ले लिए हैं। 4 कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले हैं मुथैया मुरलीधरन, दूसरे नंबर पर हैं शेन वॉर्न, तीसरे नंबर पर हैं भारत के अनिल कुंबले जिन्होंने 619 विकेट लिए हैं, और अब चौथे नंबर पर बन गए हैं जेम्स एंडरसन। और 600 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज यानी कि फास्ट बॉलर यही बने हैं, क्योंकि बाकी के जो 3 हैं, मुथैया मुरलीधरन की बात करें या शेन वॉर्न की बात करें या फिर हम बात करें अनिल कुंबले की, ये तीनों के तीनों स्पिनर हैं, और फास्ट गेंदबाज सिर्फ जेम्स एंडरसन हैं जो बने हैं। अगला बढ़ते हैं कि जेईई और नीट 2020 के जो एग्जाम है वो एज शेड्यूल्ड हैं, जैसे
वैसे ही ऑन टाइम पर करवाए जाएंगे, ये एनटीए के द्वारा बोला गया है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का विवाद चल रहा है कि क्या नीट और जेईई के एग्ज़ाम कराए जाएं या नहीं। लेकिन अब एनटीए ने बोल दिया है कि एग्ज़ाम जैसे शेड्यूल्ड हैं वैसे ही कराए जाएंगे। ठीक है। अगला है कि इंडिया में बात कर रहा है रशिया से रिगार्डिंग स्पुतनिक 5, स्पुतनिक जो वी है, जो कोविड-19 की वैक्सीन है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ से इंपोर्ट करने के बारे में, कि उसको यहाँ पर लाया जाए। यहाँ पर जो केसेस बढ़ रहे हैं, 31 लाख से भी ज़्यादा केसेस हो गए हैं, उसकी रोकथाम के लिए उसको यहाँ पर लाया जाए और फिर उससे काम लिया जाए। ठीक है। बाकी जो इंडिया के जो वैक्सीन डेवलप हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं। बाकी अगर अभी के हालातों को काबू पाना है तो आप लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा बताया गया है। तो देखो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो देखो लाइक का बटन जरूर दबा देना। आप लोगों को लाइक का बटन नहीं दबाते हो, लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एक जो आप लोगों का एजुकेशन ग्रुप हो उसमें, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि आप लोग आने वाले अपडेट्स मिस ना कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।